असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर 70 थे, फ्लाइंग स्क्वाड 70 थी और 125 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स थी, स्पेशली एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए। माइक्रो ऑब्जर्वर्स 781 थे, 351 थे, डिजिटल स्टिल कैमरा 196 थे। उत्तराखंड में इपिक का प्रतिशत जो है वो 99.81% है और फोटो इलेक्ट्रल रोल का परसेंटेज 99.74% है। जो सीजर्स हुए हैं उसमें कैश सीजर है 1.36 करोड़ का, 1.36 करोड़, और लिकर सीजर है 16,241.23 लीटर्स का। इंग्लिश कुमाऊं में दोनों मंडलों में से वोटिंग कहाँ हुई है? बड़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में सबसे ज्यादा वोटिंग कहाँ हुई है? Uttarakhand has maintained its tradition of holding free, fair and peaceful elections. The voter turnout up till 5 p.m. was 65%, and since there were queues outside several polling booths, so we expect the overall turnout to be 70% or more. The voter turnout during Vidhan Sabha election 2007 was 63.96%. and during Lok Sabha elections 2009 was 53.96%. Some basic statistics: all the 13 districts and 70 constituencies went to polls today. The total number of polling stations were 9,806, of which 60 were auxiliary booths. लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आज दिन भर क्या हुआ, किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकले और का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ हमने बताया जा रहा है साफ है, जैसे पहले ही न्यूज ने अपने दर्शकों को बता दिया था कि उत्तराखंड में जहां 70% वोटिंग हुई, वहीं दूसरी तरफ पंजाब में 75% वोटिंग हुई है। चलिए, मैं संभव से ही पूछता हूं कि संभव पूरे दिन भर आप इस चुनावी हलचल में लगे रहे और जिस तरीके से हमने अपने पहले बुलेटिन में अनुमान लगाया था कि 70% जाएगा उत्तराखंड में और 70 से 75% जाएगा पंजाब में, क्या लगता है अगर ये जो प्रतिशत ऑफ वोट जो है जो पड़ा है वो किस तरफ दर्शाता है? क्या लगता है कि आगे आने वाली दोनों राज्यों की राजनीति में क्या असर दिखाएगा? ज़्यादा वोट प्रतिशत सरकार के पक्ष में जाएगा जो मौजूदा है या विपक्ष में? जी बिल्कुल मारूफ, जिस तरीके से पिछली बार के अगर वोट परसेंटेज बढ़ने की बात जब भी हुई है तो इसका सीधा मतलब है कि लोग घरों से निकल कर के बाहर आए हैं और वो अब सरकार चुनना चाहते हैं और मौजूदा जो सरकार है उससे जो आहत हैं लोग उस बात को सामने रखते हैं। तो सीधे तौर से जो भी वोटिंग परसेंटेज जब बढ़ती है और ख़ास करके इस तरीके से 70% तक ये अगर वोटिंग हो रही है, इन प्रदेशों में एक ठंड की भी बात चल रही थी और मौसम खराब की भी बात चल रही थी, तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। अनुभव, जिस तरीके से संभव सुबह वोटिंग हुई, बिल्कुल लग रहा था कि 10%, 15%, क्या उस वक्त हम इस कहने की दिशा में थे कि ये 70 या 75 तक जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल, लेकिन मौसम की भी बात थी और ठंड भी पड़ रही है पंजाब में, हालांकि काफ़ी ठंड थी। और उत्तराखंड के बारे में हम भूल नहीं सकते कि अभी बर्फबारी चल रही थी। चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने देखा वहां पर जो लगातार दौरे हो रहे थे, उस वक्त भी बहुत मुश्किल सामना करना पड़ रहा था। तो शुरुआती दौर में और जिस तरीके से सुबह 8 से 10 बजे तक के समय तक बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं देखने को मिला था, लेकिन 12 बजे से लेकर के शाम को 4, साढ़े 4 बजे तक का समय जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा और उस वक्त जो भीड़ निकल करके बाहर आई है वो इस सरकार को चुनने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। जी बिल्कुल, आज का वोटर बिल्कुल जागरूक है और उसने अपने इस पूरे अधिकार का भरपूर उपयोग किया है। नेहा, मैं आपसे कहूँगा कि आपके साथ अखलाक है, अखलाक से जाने कि अखलाक सुबह से न्यूज़ रूम में हमारे साथ हैं, फील्ड में रहे और उससे पहले भी पंजाब जा चुके हैं और दौरे कर चुके हैं और वहाँ की राजनीति को भली भांति जानते हैं। ज़रा उनसे पूछे कि इस पूरे वोट ऑफ परसेंटेज पे क्या कहना उनका।
बात है मारूफ जी, जिस तरीके से अगर बात पंजाब की करें या फिर उत्तराखंड या फिर इस साल 5 राज्यों में विधानसभा जो चुनाव होने हैं, उसे देखकर ये माना जा रहा था कि क्या वोटिंग प्रतिशत में अगर सुधार आता है तो ये साफ इशारा करता है कि चुनाव आयोग ने अपने काम को सही तरीके से किया। लोगों के दिलों में अक्सर ये डर रहता है कि अगर वो अपने मत का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर काफ़ी देखा भी जाता है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, लेकिन चुनाव आयोग की मुस्तैदी के चलते, उनके सुरक्षा इंतजाम के चलते जो कुछ भी स्थिति आज नजर आई है, यानी कि वोटिंग प्रतिशत की अगर हम बात करें तो काफ़ी चौंकाने वाले हैं और काफ़ी खुश कर देने वाले हैं और साफ तौर पर इशारा करते हैं ये आंकड़े कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं, चुनाव आयोग पर भी उनका विश्वास बढ़ रहा है और इस लोकतंत्र पर भी उनका विश्वास बढ़ा है। अखलाक जी, अगर पंजाब की हम बात करते हैं खासतौर पर, अति संवेदनशील बहुत सारे वहां पर बूथ हैं, बावजूद इसके अगर वहां पर 75% वोटिंग होती है, इसके क्या मायने निकलते हैं? देखिए नेहा, सबसे पहले ये कि उत्तर प्रदेश का वोटिंग ट्रेंड हमेशा लो रहता है और पंजाब का या मणिपुर का या गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा का ऊपर क्यों रहता है? उसकी एक छोटी सी वजह यह है कि अगर पॉपुलेशन कम है, वोटर कम हैं, तो अगर वो थोड़े से भी बाहर आ जाते हैं तो फ्लक्चुएशन रेट बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर 1000 वोटर है, अरुणाचल प्रदेश में 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ सिर्फ 2-2 हज़ार वोटर हैं। अगर 1950 लोगों ने वोट डाला तो आप कह सकते हैं कि वह 98% टर्नआउट हुआ। लेकिन ये स्थितियां बाकी सीटों पर नहीं हो सकती, जहां पर आप देखिए चांदनी चौक एक बहुत सबसे छोटी लोकसभा सीट है भारत की, लेकिन सबसे ज़्यादा वोटर है वहां पे। तो डिपेंड ये करता है कि अगर छोटा राज्य है और ज़्यादा थोड़ा सा वोटर ने हिम्मत दिखा दी तो टर्नआउट का जो ग्राफ है वो ऊपर भाग जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होगा, मैं अभी से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जो वोटर है वही 8 करोड़ है। तो डिपेंड ये करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन क्या है। रहा सवाल ये कि ज़्यादा वोटर बाहर पंजाब में क्यों आया, देखिए इसकी वजह बहुत सारी हैं, लेकिन राजनीतिक विज्ञान की भाषा में इसकी एक सबसे बड़ी वजह होती है कि लोग सत्ता से नाराज़ हैं। ज़्यादा वोट देने बाहर निकले हैं, मतलब गुस्सा के अजहार करने बाहर निकले हैं, और गुस्सा उसी से होगा जिसकी सरकार है। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही कही कि अगर लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं उनमें गुस्सा इस बात को लेकर है कि उनकी पार्टी ने, उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया, और अगर वो अपने मत का इस्तेमाल करते हैं तो सही प्रतिनिधि को वो चुन सकते हैं। चुनाव आयोग की भूमिका की अगर हम बात करें, वो अपने काम में कितने ज़्यादा कह सकते हैं परफेक्ट साबित हुए, चाहे बात लगातार छापेमारी की करें, जिस तरीके से लिकर बरामद किया जा रहा था, शराबें बरामद हुई थी, पैसे बरामद हो रहे थे, इसके अलावा जिस तरीके से तैयारियां की गई थी, उन तमाम कामों को, उन तमाम इंतजामों को आप कितना संतुष्ट उससे होते हैं और कितना सही मानते हैं? देखिए, चुनाव आयोग की तैयारियों को मैं 100 में से 100 नंबर दूंगा। उसकी वजह यह है कि निष्पक्ष होकर तो काम किया ही। सबसे बड़ी बात होती है चुनाव आयोग की ये माहौल बनाना कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, आपके वोट का सदुपयोग होगा, आप प्लीज़ बाहर आइए। ये माहौल बना देना बहुत बड़ी बात होती है। अगर मणिपुर में सिर्फ एक विधानसभा सीट की घटना को छोड़ दिया जाए तो अपने आप में मणिपुर में सक्सेसफुली चुनाव करा लेना कोई मामूली खेल नहीं था, जबकि वहाँ पर जातीय और सामुदायिक लड़ाई बहुत बड़ी है और नगा और कुकी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। चूँकि वो एक विधानसभा सीट के एक पोलिंग बूथ पे 7 लोग मारे गए, अगर उस घटना को हटा दें तो मणिपुर में अगर सक्सेसफुली वोट करवाए हैं चुनाव आयोग ने, तो पंजाब में उनको उससे ज़्यादा बधाई दी जानी चाहिए। उसकी वजह है कि मुस्तैदी से, आप एकदम सही कह रही हैं नेहा, कि बहुत ज़्यादा सख्ती से, मुस्तैदी से जब आप चुनाव कराते हैं तो लोगों में इस बात का विश्वास होता है कि मेरा दिया गया वोट गोपनीय है, वो मालूम नहीं चलेगा किसको गया है। दूसरा, मैं घर से बाहर आ सकती हूँ, आ सकता हूँ, मैं वोट दे सकता हूँ, मैं अपनी पसंद की सरकार को चुन सकता हूँ। माहौल बनाना चुनाव आयोग का काम है, और जब भी वोटर ज़्यादा बाहर निकलता है तो मैंने जैसा आपसे कहा उसके 2 ही मतलब होते हैं। पहला ये कि वो है सत्ता से नाराज़ है, उसका गुस्सा है, मन में पीड़ा है जिसको इजहार करना चाहता है, और दूसरी बड़ी बात है कि माहौल साजगार है। आप आइए, आपकी न आइडेंटिटी शो की जाएगी और ना ही आपका कोई विरोध करेगा, ना आपको डंडा पड़ेगा और ना ही कोई आपको उठा के अगवा करके ले जाएगा। तो चुनाव आयोग का काम है बहुत बेहतर कानून व्यवस्था बनाना, और पंजाब में इसके लिए उनको साधुवाद दिया जा सकता है। बिल्कुल, तो चुनाव आयोग ने अपने काम को बखूबी और बहुत सही तरीके से किया, जिसका नतीजा भी सबके सामने है कि लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया, बढ़ चढ़ कर पूरे उत्साह के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। यहाँ पर मारूफ जी, जिस तरीके से अखलाक जी से बात हुई, उन्होंने 2 बातें कही और बहुत महत्वपूर्ण बातें। एक तो ये है कि चुनाव आयोग की तैयारियां एकदम परफेक्ट थी, काफी अच्छे तरीके से उन्होंने तैयारियां की थी और उसका नतीजा भी मिला। दूसरी तरफ लोगों में गुस्सा इस बात का था कि उसकी सरकार ने, उसके प्रतिनिधि ने, उसके विधायक ने उन्हें वो सब नहीं दिया जिसके वादे किए गए थे, और शायद अपनी उस सरकार को बदलने के लिए, सही प्रतिनिधि चुनने के लिए आज लोग अपने घरों से बाहर निकले। बिल्कुल, लोग अपने घरों से निकले और आज जनता का दिन था। 5 साल उन्होंने देखा कि सरकार ने उनके लिए क्या क्या किया। आज उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और सर्दी के सर्द मौसम की परवाह किए बिना बूथ पे गए, वोट डाला, और नतीजा ये हुआ कि 1078 उम्मीदवारों को ईवीएम के बक्से में उन्होंने बंद कर दिया। अब देखना है कि 6 मार्च को जब ये बक्सा खुलेगा तो किसकी किस्मत चमकेगी और किसका सूरज डूबेगा। बिल्कुल सही कहा। कांधों का सहारा लेकर आना पड़ा।
लेकिन ये बुजुर्ग जानती हैं कि इनका एक एक वोट कितना कीमती है। ये सभी लोग जानते हैं कि इनके एक एक वोट से अगले 5 सालों के लिए पंजाब की किस्मत तय होगी। चुनाव का दिन सिर्फ मैदान में उतरे उम्मीदवार की जीत हार का ही दिन नहीं होता। ये अगले 5 सालों के लिए जनता की जमा की गई उम्मीदों पर मुहर लगाने का दिन होता है। 5 साल बाद सानू एक अधिकार मिलता वा, एक अपनी चुनी हुई सरकार का साडा सारियां दा फर्ज बनता वा कि सही कैंडीडेट नू चुनिए जो ईमानदार होए और लोकां प्रति काम करता होवे। ये तस्वीरें गुरदासपुर की हैं। सुबह सुबह सर्द मौसम और कोहरा भी वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचने से रोक नहीं पाया। नंगल, मलेरकोटला, अमृतसर, समाना, तरनतारन, जालंधर और फरीदकोट, उत्साह सभी जगहों पर एक सा दिखाई दिया। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर वोटरों की कतारें लगनी शुरू हो गईं। मैं पहली बार वोट पाउण आई हां ते मैनूं इस चीज़ का बहुत उत्साह है कि मैं पहली बार वोट पाई है ते ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਗਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ। ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਪਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। पंजाब के 1 करोड़ 76 लाख मतदाताओं को 117 सीटों पर लड़े जा रहे इस मुकाबले का फैसला लिखना था। इसके लिए कुल 19,841 मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। 6 मार्च को वोटों की गिनती होनी है। उसी दिन खुलासा होगा कि पंजाब की जनता ने 5 सालों के लिए किसे अपना सरदार चुना है। ब्यूरो रिपोर्ट, GNA न्यूज़। बिल्कुल 6 मार्च के दिन खुलासा होगा कि सत्ता किसके पास पहुंचेगी और सत्ता से बाहर कौन होगा। मंजीत जो संवाददाता हैं पंजाब की रहने वाली हैं और पंजाब की राजनीति से बहुत बाखबर है, दिन भर हमारे साथ रही। उन्हीं से पूछते हैं मंजीत, जिस तरीके का वोटिंग टर्नआउट हुआ क्या लगता है, क्या आकलन है, क्या हो सकता है 6 मार्च को? देखिए मार्ग जी, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जिस तरह से पंजाब में एकदम से एक शादी जैसा माहौल था वो आखिरकार बिल्कुल ख़त्म हो गया। आज बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया क्योंकि सबकी जो जितने भी वहाँ पे उम्मीदवार थे उनकी दिल की धड़कनें जो बिल्कुल कह सकते हैं कि EVM में बिल्कुल कैद होकर रह गई है। अगर हम बात करें कि वहाँ पे इस बार जो वोटिंग हुई है वो 77% वहाँ पे हुई है। ये कोई नई बात नहीं, हर बार जो होती है सरकार वहाँ पे, जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पे चेंज होती है, तो इस बार भी जनता है वो बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से अपने घर से बाहर निकली और उन्होंने अपने मतदान का जो इस्तेमाल किया। तो ये कहेगा कि इस बार जो हर बार की तरह पिछली बार जो अगर बात करें 2007 में भी 75% हुई थी, इस बार 77 के आसपास से भी ज़्यादा वहाँ पे फीसदी इस बार मतदान हुआ। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जिस बार हर बार की तरह ये उम्मीद की जाती थी कि ये कांटों भरा ताज आखिर किसका होगा, तो ये आज जो जनता ने फैसला कर दिया है। अब 6 मार्च को ये तय होगा कि कौन बनेगा नया जो सरदार। बिल्कुल बिल्कुल मंजीत कह रही हैं कि कांटों भरा ताज होगा, कि फूलों का होगा या हीरो का होगा, ये 6 तारीख के बाद ही होगा। लेकिन जनता जागरूक हुई और पहले से ज़्यादा बाहर निकल के आई। नेहा, आपके पास रोशन साहब हैं। रोशन बहुत पुराने पत्रकार हैं और काफ़ी नज़र रखते हैं इन तमाम सियासी खबरों पर। तो मैं जानना चाहूँगा आप उनसे पूछें कि उनका अपना आकलन क्या कहता है। बिल्कुल, यहाँ पर मारूफ जी जिस तरीके से मतदान संपन्न हो गए, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं मतदान, लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल और जो सभी के जहन में घूम रहा है कि आखिर कौन बनेगा पंजाब का सरदार, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है जहाँ एक तरफ तो बीजेपी और शिरोमणि अकाली गठबंधन तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ टक्कर कांग्रेस की मिल रही है और इन दोनों का गणित बिगाड़ने के लिए बीच में PPP खड़ा हुआ है। तो आखिर किसका गणित बनता है, किसका गणित बिगड़ता है, किसकी सरकार बनती है और किसे हार का सामना करना पड़ता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। रोशन जी हमारे साथ बने हुए हैं। रोशन जी, अगर पंजाब की राजनीति की बात करें, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और इस त्रिकोणीय मुकाबले में सभी को जीत की आस है। आपको क्या लगता है कितना आसान होगा ये? किसकी राह आसान नजर आ रही है, किसकी राह कठिन नजर आ रही है? कौन पहनेगा ये ताज जीत का? जहाँ तक पंजाब का मामला है, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पे हमेशा अल्टरनेटिव गवर्नमेंट पावर में इक़्तिदार में आती है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, आप इस इलेक्शन में 3 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है। आपको ये देखना कि इलेक्शन कमीशन ने 3-4 चीज़ों पे बैन लगाए। पहली चीज़ उसने लाई एग्जिट पोल पे। इस वक्त तमाम मीडिया की निगाहें इस वक्त एग्जिट पोल पे होता कि किसकी सरकार बन रही है। आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल बुरी तरह से बंद हो गए। ट्रेंड्स आप नहीं बता सकते, तमाम मीडिया पे पाबंदी लगी हुई है। और तीसरी चीज़ है, आप एक चीज़ गौर करेंगे, धन की बर्बादी। तो होता क्या था कि पेड न्यूज़ चलता था, इस पर भी पाबंदी लग गई।
तो ये तमाम चीज़ों को अगर पहलू को देखें तो बहुत ही अच्छा इलेक्शन हुआ और सरकार जो पावर आने की बात है तो रुझानात ये बता रहे हैं, ट्रेंड ये बता रहे हैं, अब तक जो भी मीडिया जो फिल्टर होकर जो रुझानात आ रहे हैं तो साफ क्लियर है कि कांग्रेस की सरकार इक़्तिदार में आ रही है, पावर में आ रही है। बिल्कुल, तो एंटी इनकम्बेंसी का असर साफ तौर पर इस बार भी देखने को मिलेगा। और फिलहाल ये असर होगा या फिर बीजेपी की बात करें जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक नया इतिहास पंजाब रचेगा, एक नया इतिहास लिखा जाएगा, बनेगा, क्या वो इतिहास बनता है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। फिलहाल हम लगातार बात कर रहे हैं आज की वोटिंग की। पंजाब में आज 1,76,00,000 मतदाताओं ने राज्य की किस्मत का फैसला कर दिया है। ईवीएम में कैद हो गए उन तमाम उम्मीदवारों की किस्मत जो चुनाव लड़ रहे थे। कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से रोशन साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बहुत जागरूक था और उसने तमाम तरीके के वो उपाय किए जिससे एक बिल्कुल सहज चुनाव की प्रक्रिया हो सके, और वही देखने को मिला हमें कि 70-77% जो वोटिंग आज हुई। गुरमीत सिंह जोधका जी मेरे साथ हैं, पंजाब से पत्रकारिता कर रहे हैं और काफ़ी समय से इस पर पूरी नज़र उनकी बनी रही है। पूरे इलेक्शन के दौरान वो पंजाब के दौरे करते रहे। मैं उन्हीं से पूछता हूँ, गुरमीत जी, जिस तरीके से आज वोटिंग टर्न आउट हुआ है, जनता ने भरपूर वोट दिए, 77% जो है टर्न ओवर हुआ, क्या लगता है मुद्दे अहम क्या रहे होंगे जनता के जहन में वोट डालते हुए? सबसे बड़ा मुद्दा पंजाब के अंदर जो है ना, किसान से शुरू होता है। किसान को बिजली, पानी, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मतलब इवन जब लास्ट समय पिक समय फसल होने का, उस समय भी खाद नहीं मिल रही लोगों को। तो मुद्दे क्या, किसान, ये जो अपनी बादल सरकार है ये हमेशा ही किसान हक की सरकार मानी जाती है, भी उसके हक में रहती है, लेकिन मैं नहीं समझता उसके हक में कभी गई या कोई चीज़ पक्के रूप में उसने कुछ किया किसानों के लिए, ऐसा कुछ नहीं उसने किया। इसीलिए जो मेरे जहन में जो बात आ रही है वो यही है कि मतलब लोग जो है ना, इतनी वोटें जो है ना सिर्फ कांग्रेस के हक में सीधे तौर पे दे के गए हैं, सीधे तौर पे। गुरमीत जी का कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बड़ा काम करेगा और जनता जो है 5 साल के शासन से शायद त्रस्त थी, लेकिन ये सिर्फ आकलन है और आकलन का कोई आधार नहीं है। फिलहाल जब तक के 6 मार्च को वो ईवीएम का तिलस्म बाहर नहीं निकलता तब तक कहना बड़ा मुश्किल है। बीजेपी भी वहाँ पर श्रोमणी अकाली दल के साथ रही है। और नेहा, आपके साथ रजनीश है, ज़रा उनसे पूछिए कि बीजेपी पिछली बार 19 सीटों पे थी, इस बार वो सीटें बढ़ेंगी या उससे नीचे जाएगा पारा? बिल्कुल जाहिर सी बात है, बीजेपी की बात हो रही है। बीजेपी को ज़रूर उम्मीद है कि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनेगा, एक इतिहास बनेगा, लेकिन क्या ये इतिहास बन पाता है? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कांग्रेस की एक बार वापसी होगी, क्या होगा ये फिलहाल 6 मार्च को ही साफ हो पाएगा। लेकिन हमारे साथ रजनीश बने हुए हैं। रजनीश, बीजेपी की अगर बात करें तो क्या बीजेपी की सीटों में किसी तरह का कोई इजाफा होता आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो बीजेपी का गणित बिगाड़ने के लिए उनके खुद के यानी कि परिवार के ही जो पीपीपी मनप्रीत बादल की बात करें, वो कितना गणित बिगाड़ सकते हैं? क्या सीटों में बदलाव होगा या सीटें कट जाएंगी? जी, अगर नेहा बात किया जाए बीजेपी का, तो बीजेपी इस बार 2007 में 19 सीट पाई है। अगर इसके पहले बात करें तो उसने 3 सीट पे उसको विजय मिली थी। तो जाहिर बात अगर बात की जाए तो बादल को इस चीज़ का नुकसान होगा, क्योंकि उनके घर के उनके भतीजे जो पीपी पार्टी मनप्रीत बादल की बात की जाए तो उनको उनके खड़े होने से कुछ सीटें हो सकता है 2 से 3 सीटें कम हो सकती हैं, जिससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। अगर हम पुराने रिकॉर्ड की बात करें नेहा, तो ये पंजाब एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ पर जनता काफ़ी जागरूक रही है। वहाँ एक नियम है कि हर 5 साल पे सरकार को बदला जाए, वहाँ आखिर जो मुद्दे हैं उनको देखा जाए। हम बात करें अगर कांग्रेस की बात करें तो अमरिंदर सिंह की जब सरकार थी तो उनके ऊपर कुछ आपराधिक मामले दर्ज किए गए, उससे जनता काफ़ी नाराज़ थी। फिर उनको बदल के फिर बादल को लाया गया। फिर बादल के भ्रष्टाचार को लेकर लोग काफ़ी नाराज़ हैं। हम अगर बात करें लाल कृष्ण आडवाणी साहब की, तो जन चेतना यात्रा जब लेकर पंजाब गए हुए थे तो उनकी एक किताब है माई कंट्री माई लाइफ में उन्होंने पंजाब के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। इस चीज़ को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं पंजाब के लोग। नेहा, बिल्कुल, लेकिन
रजनीश, यहाँ गौर करने वाली बात है, जिस हम त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें, जिस पीपीपी की बात कर रहे हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है कि कांग्रेस के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, इधर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लेकिन पीपीपी एक ऐसी पार्टी माना जा रहा है कि काफ़ी साफ सुथरी छवि के व्यक्तित्व है मनप्रीत बादल का, इसका फ़ायदा उन्हें मिल सकता है, क्योंकि एक आम इंसान भी बदलाव चाहता है। वो चाहता है समाज में बदलाव हो, उसकी राजनीति में बदलाव हो, ताकि आम लोगों को मौका मिल सके, उनमें वाकई में जो देश का विकास होना चाहिए, राज्य का विकास होना चाहिए, वो विकास हो पाए। अगर इस नज़रिए से लोग सोचते हैं तो कितना घातक साबित हो, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं तमाम पार्टियों के लिए। नेहा, अगर बात की जाए पीपी की, 10 महीने पहले भी पार्टी आई हुई है, तो ज़्यादा जनता के ऊपर इसका प्रभाव नहीं बन पाया है नेहा। तो अगर देखा जाए सिर्फ, अगर अभी की बात की जाए, सिर्फ बीजेपी और यानी कि अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही मुठभेड़ है, क्योंकि पीपीपी 10 महीने पहले की पार्टी है, उस उतना ज़्यादा फर्क नहीं कर पाया। कुछ पुरानी होती तो कुछ उम्मीद की जा सकती थी कि हाँ घाटा हो सकता है, लेकिन हाँ जिस चीज़ से अगर बात किया जाए तो अमरिंदर को तो फायदा होगा, लेकिन बादल को नुकसान होगा नेहा। बिल्कुल, चलिए, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे थे पीपीपी की, लेकिन क्या होगा नतीजा, ये फिलहाल 6 मार्च को साफ होगा। लेकिन कुल मिलाकर सभी जो कह सकते हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका ये मानना है कि ज़रूर सीटों को काटने में पीपीपी कामयाब होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि अच्छी खासी सीटें वो हासिल करने में कामयाब भी हो जाए। अगर सीटें मिल जाती हैं तो जाहिर सी बात है झटका लगेगा बीजेपी को, शिरोमणि अकाली दल को और साथ ही साथ कांग्रेस को। जी मारूफ जी। बिल्कुल झटका लगेगा, लेकिन ये सिर्फ कयास है नेहा, अभी पूरा का पूरा मामला बाकी, और हमारे पास वक्त भी है चुनावी चर्चा के लिए। फिलहाल ले लेते हैं एक ब्रेक।